नमस्कार दोस्तों, आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने अपने पिछले कक्षा में यूरोप से आई सभी कंपनियों को बारे में थोड़ी थोड़ी एक संक्षिप्त जानकारी लिया और उसी में से यूरोप से चूँकि आई हुई कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी सभी आयामों को, उसके सभी संदर्भों को जानने का प्रयास किया। उसमें जो एक एडिशनल बात रह गई थी, वो बात ये रह गया था कि सूरत को लेकर, जो सूरत पुर्तगालियों का एक व्यापारिक सेंटर था, एक ट्रेडर सेंटर था, उसकी कुछ महत्व बातें थी, उसकी कुछ बिंदु था, उसको जानना बहुत ज़रूरी था। जैसे में इस सूरत में क्या हुआ था कि सूरत को अपना कोठी बनाया पुर्तगालियों ने, और चूँकि जो पुर्तगालियों का कार्टेज पद्धति था, आगे चल के उसी में एक आर्मिडा काफिला नाम का एक सिस्टम जुड़ता है। उसमें एक कार्तेज जो अपने पुर्तगालियों को प्रभुत्व वाले क्षेत्र में मुग़ल शहंशाह अकबर को पुर्तगालियों ने यह ऑफ़र दिया कि आप साल में बिना कर चुकाए हुए हमसे आप एक कार्तेज ले लीजिए और साल में बिना आप टैक्स चुकाए हुए मेरे प्रभुत्व वाले क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं। तो इसको लेकर सूरत जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है और पहली बार सूरत में ही पुर्तगाली वर्सेस जो मुग़ल शहंशाह था अकबर, उसकी मुलाकात हुई थी। सूरत में ही पहली बार पुर्तगालियों ने सूरत में मुग़ल बादशाह से मुलाकात किया था। तो ये चीज़ था एडिशनल, किसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, जिसे हमने जान लिया। और फिर जो आगे आज जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में, जो पुर्तगाली से रिलेटेड ये लास्ट कक्षा होगी, वो ये कि पुर्तगाली कंपनी जो आई, उस कंपनी का भारत में क्या योगदान रहा, उसकी क्या उपलब्धियां रही, भारत में क्या उन्होंने ऐसा छाप छोड़ा जिसका जो प्रमाण है प्राचीन कालों में कुछ शासक है, जैसे गोडो फर्मिस नाम का एक शासक है, उसमें कुछ दिखाई देता है और कुछ आधुनिक भारत में आज तक प्रचलन में दिखाई देता है। तो पुर्तगालियों कंपनियों का योगदान, यानी पुर्तगाली कंपनियों का योगदान, तो सबसे पहले आप जानिए कि व्यापारिक गतिविधियां में बढ़ावा दिया, यानी यूरोप व भारत के पास, यानी यूरोप और भारत के साथ अगर कोई कंपनी व्यापारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धा और मजबूती प्रदान की है तो वो कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखते हैं जब यूरोप का यहाँ पे बात आता है तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि ये इंडिया, ये हो गया अपना इंडिया, और ये वाला जो क्षेत्र है अरबियन सागर, ये पूरा अरबियन सागर। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ऐसे यूरोप मिलेगा, यूरोप का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का यूरोप। जिस समय जो ईस्ट का यूरोप था वो व्यापारिक गतिविधियां में हमेशा लाभदायक रहता था, लेकिन पहली बार अगर वेस्ट का यूरोप से कोई संपर्क साझा किया है भारत के बीच, तो वास्को डी गामा को भारत में आने के बाद ही ऐसा देखने को मिला है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना। तो पुर्तगालियों का पहला स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक ट्रेड को एक गठबंध बनाने में, एक आपको सामंजस्य बैठाने में किसका योगदान रहा? पुर्तगालियों का योगदान रहा। तो ये पहला जो उल्लेखनीय है उसको आप देख लीजिए। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ इसी के काल पे। बहुत अच्छे अच्छे आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित मशीनरी चीज़ों का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर प्रिंटिंग प्रेस, जिससे प्रेस रिपोर्टर में लेकर बहुत तरह के सहूलियत प्रदान हुई। बहुत कम समय में चीज़ों को जागरण के रूप में छपने लगा, बंटने लगा। तो ये प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा, स्थापत्य की गोथिक शैली का विकास। गोथिक शैली एक विशेष प्रकार का शैली है जिस शैली में देखते होंगे आप कि मस्जिद वगैरह, गिरजाघर वगैरह का निर्माण होता है। तो ये गोथिक शैली, स्थापत्य मतलब एक कला, तो ये चीज़ को याद रखना। दूसरा, ईसाई धर्म का पुस्तक का योगदान, अनेक प्रकार के चर्च से संबंधित पुस्तक आए, तो इसको याद रखना है। मेडिकल साइंस में बुक का योगदान, इसी के काल में आप देखते हैं कि भारत में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं, और यह सभी रिसर्च चूँकि किसी न किसी सिद्धांत पर, थ्योरी पर, बुक्स पर आधारित होते थे। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखना।
कुल मिलाकर अगर ये बताया जाए तो मुख्य रूप से ये सारा पॉइंट है, की पॉइंट है पुर्तगालियों के बारे में जिन्होंने अपना योगदान दिया है भारत में। इसके साथ साथ एक एडिशनल बात है जो आपको पता ही होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने नए ज़माने के फसलों में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे में अनानास, पपीता, लौकी आदि आदि, बैंगन। उसमें मुख्य तौर पर एक नाम आता है तंबाकू। क्या है? तंबाकू। तंबाकू से लेकर हमेशा प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों ने और किन किन फसलों का योगदान किया है, जिसमें एक मुख्य फसल है जिसका नाम है क्या? तंबाकू। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। अब डच कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। डच कंपनी आ गया। अगला कौन कंपनी आ रही है भारत में? यूरोप से डच कंपनी। डच कंपनी का नाम याद रखिएगा, ब्रिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी। ब्रिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी, इसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी का नाम क्या था। तो ब्रिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी, इस चीज़ को आप याद रखना। देख रहे हैं कि ये अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर रहा है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा के शासक। अब गोलकुंडा क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब आप विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास पढ़िएगा तो उस दौरान घटनाक्रम क्या बीत रहा है कि गोलकुंडा नाम का एक राज्य है, बहमनी नाम का एक राज्य है। बहमनी राज्य जब टूटता है तो वो 5 खंडों में टूट जाता है और उसी का नाम है, एक खंड का नाम है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का जो शासक था, इसके फरमान से ही डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में क्या किया? स्थापित किया। दूसरा डचों ने क्या किया कि 1610 में चंद्रगिरी के शासक के फरमान से पुलिकट में अपना अपना फैक्ट्री स्थापित किया और बाद में नागपट्टनम कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है डचों में? यह पैगोडा नाम का एक स्वर्ण सिक्का है, उसको जारी करता था। अब प्रश्न ऐसे बन जाता है कि पैगोडा क्या था? सिक्का था या फिर चांदी का टंका था? तो किस चीज़ का था? तो ये स्वर्ण सिक्का था। कैसा था? स्वर्ण मतलब सोने का सिक्का था। तो प्रश्न ऐसे ही तो पूछता है कि पैगोडा किस चीज़ का सिक्का था? चांदी का, सोने का, तांबा का? तो याद रखना है सोने का सिक्का था पैगोडा, जिसे जारी कौन करता था? डच कंपनी। आगे, व्यापारिक केंद्र इसका कहाँ कहाँ थे? तो सूरत, कोचीन, नागपट्टनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, बंगाल, पिपलीवन, चिनसुरा, कासिम बाजार। इसको याद करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि यदि ये भारत है तो यहाँ गुजरात, तो गुजरात में सूरत, यहाँ पे कालीकट, केरल में कालीकट, और यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे आप देखते हैं तो मसूलीपट्टनम, फिर पिपलीवन, फिर यहाँ पे नागपट्टनम, और यहाँ बंगाल में बंगाल में पिपलीवन है, चिनसुरा है और कासिम बाजार है। बिहार में यहाँ पे देखते हैं तो बिहार में पटना है, और यूपी में आप देखते हैं तो यूपी में क्या है? आगरा है। इसका इतना क्षेत्र में व्यापारिक सेंटर हैं जो विस्तार में फैले हुए थे। इस चीज़ को आपको क्या करना है? बहुत ही बखूबी से याद रखना। तो ये चीज़ें हो गई आपको। अब यही देखते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब था तो उस समय कहा गया था किसको? डचों को कि आप 3.5% के दर से चुंगी चुका देते हैं तो आप खुले तौर पर व्यापार भारत में कर सकते हैं। जबकि उसी समय अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर चुकाने पर कहा गया था। लेकिन बाद में जब मुगलों को यह पता चला कि डच कंपनी से ज़्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी है, तो बाद में हिस्टोरियन ने और मुगल चूँकि दरबार में जो इतिहासकार रहते थे उन्होंने बताया कि सर आप मन में जिस तरह से वहम पाल रखे हैं कि ब्रिटिश कंपनी कमज़ोर है और डच कंपनी बहुत प्रोमिनेंट और ताकतवर है, तो ऐसा बात नहीं है। चूँकि 1759 में जो बेदरा की लड़ाई हुई थी, उस बेदरा के लड़ाई में डचों ने पूरी तरह से पराजित हुए, हार गए, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट शक्ति के रूप में कौन उभरा? अंग्रेज कंपनी उभरा। तो यहाँ पे जो मुगलों में डचों के प्रति सम्मान का भाव था, डर का भाव था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, और यह डर और सम्मान का जो भाव था अंग्रेज़ों के पक्ष में दिखना शुरू हो गया। तो लास्ट में जो बहादुर शाह था अंग्रेज़ों को कह दिया कि आप 2.5% के दर से टैक्स चुका दीजिए और ओपनली व्यापार कीजिए। तो ये चीज़ें थी जो आपको याद रखना था। अगला, डचों का व्यापारिक कंपनियाँ, जो डच था, डच का व्यापारिक वस्तु क्या क्या थे? तो उसमें नील है और सूती वस्त्र है,
और चूंकि कौन सा क्षेत्र है जो व्यापारिक वस्तुएं थे और कहाँ से प्राप्त करते थे उसको याद रखना है। मसूलीपट्टनम और सूरत से नील डच प्राप्त करते थे। आगरा से नील भड़ौज गुजरात में पड़ता है, यहाँ से सूती वस्त्र प्राप्त करते थे। और बंगाल से सूती वस्त्र, रेशमी, सोरा और अफीम प्रदान करते थे। ये कौन प्राप्त करते थे? डच कंपनी। तो इसके बारे में आपको पूरा याद रखना है अच्छा से, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल पॉइंट वाला प्रश्न है उसको आप कर पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आपको शॉर्ट में रिवीजन करा दिया जाए सिर्फ और सिर्फ किस कंपनी के बारे में? डच कंपनी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि डच कंपनी कुछ इस प्रकार याद रखना है कि ये है डच कंपनी। डच कंपनी इंडिया से, भारत से क्या करते थे? यहाँ से मसाला प्राप्त करते थे और यह मसाला कहाँ ले जाते थे? इंडोनेशिया लेकर चलाते थे, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में मसाला को बेच देते थे और बेचकर यहाँ से पैसा कमाते थे और फिर यहाँ से मसाला खरीदते थे और खरीद कर पुनः कहाँ जाते थे? यूरोप। और यूरोप में इसका एक व्यापारिक सेंटर था एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में वस्तुओं को एकत्रित कर यूरोप के अन्य अन्य बाजारों में क्या करते थे? बेचकर अत्यधिक सरप्लस लाभ कमाते थे। तो ऐसे में डच कंपनी बहुत ही मुनाफा में और अपने आप को प्रोमिनेंट में हमेशा रहते थे, क्योंकि इसका जो व्यापारिक दृष्टिकोण था सिर्फ और सिर्फ मसालों और सूती वस्त्रों आदि जैसे वस्तुओं पर ही केंद्रित था। और चूंकि यह एक साम्राज्य निर्माण करने की ओर अपना रुख मोड़ ही नहीं रहा था, तो ऐसे में जो डच कंपनी था लाभ कमा रहा था अत्यधिक मसाला और सूती वस्त्रों के व्यापार से। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।